अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नई चीज़ करने जा रहे हैं और वो है पास पेपर्स एंड मैथ्स के ओ लेवल्स। आज हम मई जून 21 का क्वेश्चन 11 के ऊपर नज़र दौड़ाएंगे और इसका टॉपिक आज का है हमारा अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। सो हम क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं इसका। सो लेट अस सी व्हाट इट सेज। क्वेश्चन बोलता है कि सेकेंड 8 और 44 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी उसने बोला कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका सेकेंड 8 और 44 टर्म जो है वो दूसरे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी ज्योमेट्रिक सीरीज के फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बराबर है। यानी पहले तीन टर्म्स के बराबर है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, फिर वो बोलता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म इज 1। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो T1 है, T1 को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? हम T1 को दूसरा नाम देते हैं A। सो मैं इसको A लिखूंगी। A इज इक्वल टू यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो A है यानी जो फर्स्ट टर्म है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 1 के बराबर है। ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस इज पॉजिटिव। कॉमन डिफरेंस को क्या कहते हैं? हम D कहते हैं कॉमन डिफरेंस को। D is the common difference of the arithmetic progression that is positive, meaning greater than 0। अब सवाल ए बोलता है, ए का पहला पार्ट कर रहे हैं हम पहले, जो कि 5 मार्क्स का है। पार्ट बोलता है शो दैट द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 5। यानी जो डिफरेंस है वो 5 के बराबर हो। हमें इसको प्रूव करना है, दिखाना है। सो हम कैसे प्रूव करेंगे? सवाल हमें दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू 1 फॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। a 1 के बराबर है। बोलता है T2, T8 और T44 यानी टर्म 2, टर्म 8 और टर्म 44 दूसरे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म के बराबर है। सो हम ये लिख देंगे T2 को हम कैसे लिख सकते हैं? इज इक्वल टू, ये अरिथमेटिक सीरीज है तो a प्लस आर होगा, यानी a प्लस डी होगा। सॉरी, d इज द डिफरेंस, a प्लस डी होगा। यानी हम फर्स्ट टर्म में जो डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास सेकेंड टर्म आ जाएगा। वैसे T8 जो होगा वो होगा a प्लस 7d। a प्लस 7d ये फॉर्मूला हमें पढ़ा है क्योंकि ये हम ज्योमेट्रिक सीरीज में पढ़ चुके हैं। a प्लस एन माइनस 1d होता है फॉर्मूला अरिथमेटिक सीरीज का। n इधर 8 है तो 8 माइनस 1 क्या होता है? 7। तो a प्लस 7d हो गया। वैसे 44 टर्म होगा हमारा, क्या होगा? a प्लस 43d होगा। a प्लस 43d, ये हमारा 44 टर्म है, 43d। ठीक है, ये हमारा 44 टर्म आ गया। अब वो बोलते हैं कि फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बराबर है। यानी T2 जो है वो किसके बराबर है? वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के AR के बराबर है। अब मैं GP की बात करती हूँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म A है। अब मैं A मान लूंगी तो AG लिख देती हूँ उसका, यानी फर्स्ट टर्म AG। सो ये AG, सेकेंड टर्म क्या होगा? AG इंटू R। और हमें इधर A की वैल्यू डी भी है, तो हमारे पास अननोन क्या है? सिर्फ डिफरेंस अननोन है अरिथमेटिक सीक्वेंस में, यानी 1 प्लस डी। अब हम यहाँ पर इसने 3 इक्वेशन हमें दी है कि जो फर्स्ट टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, यानी फर्स्ट टर्म क्या होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का? a प्लस डी 1 प्लस डी होगा। वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 1 plus d is the second term of the arithmetic progression which is equal to the first term of the geometric progression.
विच इज इक्वल टू ए मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म की बात कर रही हूँ इधर, क्योंकि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म है वो हमें क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है, तो मैंने ए को 1 से सब्सटीट्यूट कर दिया है। ए टर्म बोल रहे हैं वो फिर सेकेंड टर्म के बराबर होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ए टर्म यानी ए प्लस 7d which will be equal to the second term of the geometric progression 1 plus 7d, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1 plus 7d is equal to 1 plus 7d is equal to AR. R is the common ratio. AR n-1 होता है फार्मूला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो n की वैल्यू उधर 2 है, यानी सेकेंड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो AR to the power 2 minus 1 which will be equal to AR. 1 plus 7d is equal to AR. वैसे A 1 plus 43d जो होगा वो थर्ड टर्म के बराबर होगा, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, जो कि होगा AR स्क्वायर। AR स्क्वायर। अब हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ गई हैं। अब वो बोल रहा है हमें प्रूफ करना है कि जो d की वैल्यू है ना वो 5 के बराबर है, यानी हमें असल में क्या फाइंड आउट करना है, हमें असल में इन 3 इक्वेशंस में से d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d फ्रॉम द इक्वेशन। अब हम कैसे करेंगे सॉल्व इसको? अब इसको सॉल्व करने के हम काफ़ी तरीके। अब देखिए मैंने 1 प्लस डी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 प्लस डी। अब मैं क्या कर सकती हूँ, ए की वैल्यू मुझे पता है कितने डी की, सो मैं इधर 1 प्लस डी सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, इधर भी 1 प्लस डी सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, जिसके पास मेरे पास डी और आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें इसके अलावा हमें पता है कि ये 3 कंसेक्टिव टर्म्स हैं। जो इससे ज़्यादा आसान यानी कम लेंदी तरीका ये होगा कि आर हमें पता होता है, आर इज़ द कॉमन रेशियो, ये सबको पता है। दिस इज द T1, दिस इज द T2, ये T2 है और ये T3 है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, अब आर हम कैसे फाइंड करते हैं? आर जो होता है वो Tn डिवाइडेड बाय Tn-1, यानी we divided two consecutive terms so get a common ratio। so हमें पता चलता है कि 1 प्लस डी ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी टर्म 1 ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से वो टर्म 2 बन गया है। टर्म 2 कौन से नंबर से मल्टीप्लाई होकर टर्म 3 बन गया है। सो आर क्या होगा? आर इज द सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म। आर इज इक्वल टू second is when we divide two consecutive terms by each other, यानी जब मैं T2 को T1 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास R की वैल्यू आ जाएगी। A डिवाइडेड बाय R, जैसे अगर आप A अपॉन R जो होगा तो हम इससे R की जो वैल्यू होगी वो T2 अपॉन T1 होगी। इट इज़ द कॉमन रेशियो। सो ये हम कैसे करेंगे? ये हम इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम 1 तो आर का हम इक्वेशन बना सकते हैं कि 1 प्लस 7d, यानी मैं अगर सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूं तो मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। मैं दो कंसेक्टिव टर्म को क्या कर रही हूँ? डिवाइड कर रही हूँ। वैसे ही मैं T3 को T2 से डिवाइड करूंगी तो फिर भी मुझे आर की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स है, रेशियो है ना, तो वो तो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट होता है रेशियो। 1 प्लस 43d को 43d डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7, ये भी आर के बराबर होगा। रेशियो तो एक ही रहेगा, क्योंकि मैंने T3 को ऐसे आर से मल्टीप्लाई किया जिसकी वजह से वो T4 बन गया।
यानी मेरे पास आर को मैंने दो वैल्यू से इक्वेट कर दिया। अगर अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, उसने बोला डी की वैल्यू निकालने को। अब मैं जब इन दो इक्वेशन को इक्वेट करूंगी, 7d होगा ये, 1+7d। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को जब इक्वेट करूंगी तो मेरे पास डी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वही मेरे पास अननोन है। और मुझे बताना है कि डी की वैल्यू 5 है, प्रूव करना है, जिसकी वजह से 5 नंबर है। अब मैं प्रूव कैसे करूंगी, यानी ये दोनों टर्म बराबर होंगे, r इज इक्वल टू दिस टू टर्म्स विल बी इक्वल, ये क्योंकि ये दोनों एक r को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। तो मुझे इसको सॉल्व करना है। अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं इसको 1+7d को इधर ले जाऊँ, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, ये इधर ले जाऊँ और इसको मैं इधर ले जाऊँ, यानी 1+7d मल्टीप्लाई बाय 1+7d, जो कि हो जाएगा 1+7d होल स्क्वायर, जो के बराबर होगा 1+43d 1+43d मल्टीप्लाई बाय 1+d मल्टीप्लाई बाय 1+d। मैं आइडेंटिटीज लगा के इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर सकती हूँ, a+b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो ये आपके पास हो जाएगा 1² 1 + 14d, यानी 7 2 ज़ा 14 d + 49d स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49 और d स्क्वायर 49d स्क्वायर 49d स्क्वायर इजी कल टू। अब मैं इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 1+1 मल्टीप्लाई बाय 1+d 1 मल्टीप्लाई बाय d is d, 43d मल्टीप्लाई बाय 1 which is 43d, और 43d मल्टीप्लाई बाय d which is 43d स्क्वायर प्लस 43d स्क्वायर। ये मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब मुझे क्या निकालना है, डी की वैल्यू। तो मैं सबको एक जगह ले आती हूँ ताकि आसानी हो जाए सॉल्व करने। अब 49d स्क्वायर माइनस 43d स्क्वायर कितना हुआ, 6d स्क्वायर, यानी 6d स्क्वायर 6d स्क्वायर प्लस 14d, और ये क्या हो जाएगा, d + 43 और 44d हो जाएगा। जब 44d हो जाएगा और 44d इधर आ जाएगा, सो ये हो जाएगा -44d हो जाएगा, 14 - 44 हो जाएगा आपके पास -30, सो ये आपके पास होगा -30d। और ये 1 1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, 1 - 1 भी 0 होता है, जो कि किसके बराबर होगा, 0 के, इक्वल टू 0, यानी 6d स्क्वायर -30d इज इक्वल टू 0 हमने सॉल्व किया। अब हम इसको 6d स्क्वायर -30d में से उसको 0 से इक्वेट कर लिया हमने, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है 6d और 30d में, d स्क्वायर, एक तो d कॉमन है, यहाँ पर 2d है, यहाँ पर 1d है, जिसका 6 कॉमन है, क्योंकि 6 5 क्या होता है 30, सो हम क्या लिखेंगे बाहर, 6 हमने कॉमन लिया, 6 कॉमन लिया, d - 5 इक्वल टू 0, 0 के बराबर हो गया, ठीक है। अब हम इसको 0 से सॉल्व करेंगे। 0 डिवाइडेड बाय 6 क्या होता है, 0/6, 0 ही रहता है, यानी जो d - 5 है वो 0 के बराबर है, d - 5 इज इक्वल टू 0,
is equal to 0. So d is equal to 0 plus 5 वेट विच इज 5, यानी d की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो 5 के बराबर आ गई. सो नाउ वी नो द वी हैव प्रूवन द वैल्यू ऑफ d विच इज 5. सो आपको फुली समझ में आया होगा पार्ट ए कि हमने आखिर कैसे ही किया. एक ओवरऑल दोबारा बता देती हूँ. सबसे पहले मैंने क्या क्या क्वेश्चन जो दिया हुआ था, क्वेश्चन ने मुझे बोला कि जो आर्थिमेटिक सीक्वेंस है उसका सेकेंड 8 और 44 टर्म जो है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के पहले, दूसरे और तीसरे टर्म के बराबर है. तो मैंने इक्वेट कर दिया. इक्वेट करने के बाद मैंने ये इक्वेट कर दिया और मुझे पता था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो आर्थिमेटिक सीक्वेंस का जो पहला टर्म है यानी जो ए है यानी फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू 1. सो मैंने उसी के हिसाब से सारी टर्म्स को लिख दी और उसको मैंने फिर ज्योमेट्रिक टर्म से इक्वेट कर दिया. ये मेरे पास 3 इक्वेशन बन गई. अब 3 इक्वेशन के बाद मैंने कॉमन रेशियो से फ़ायदा उठाते हुए, मुझे पता होता है कॉमन रेशियो क्या होता है. कॉमन रेशियो इज द रेशियो और व्हेन वी डिवाइड टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी मैंने 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड किया. T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2, यानी ये इसके बराबर है. अब मेरे पास सारी जो फॉर्म है वो डी के फॉर्म में आ गई. अब मैंने इसको सॉल्व किया, एक्सपेंड किया, फिर सॉल्व किया. अब सॉल्व करके आंसर मेरे पास आ गया C d-5 इक्वल टू 0. और फिर मैंने d-5 को 0 से इक्वेट कर दिया और मेरे पास d की वैल्यू 5 आ गई. यहाँ पर देखें क्वेश्चन में खुद ब खुद क्वेश्चन ने खुद ही आंसर दिया हुआ है. आपको क्या करना है, सिर्फ प्रूफ करना है. यानी जैसा असल मार्क जो है वो आपके वर्किंग के अंदर है, क्योंकि आंसर तो क्वेश्चन ने खुद ही किया हुआ है. आपने बस प्रूफ करना है कि वो आंसर आया कहाँ से. यू जस्ट नीड टू प्रूव. और क्वेश्चन से हमने मटेरियल लिया, उसको इक्वेशन की फॉर्म में बनाया और फिर जीपी और एपी को साथ करके हमने उसको सॉल्व कर दिया और डी की वैल्यू मिल गई. होपफुली आपको ये समझ में आया होगा. अब अगली पार्ट में हम इसके बाकी 2 पार्ट्स करेंगे. उस बात के लिए अल्लाह हाफिज.